आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि भारत का दिल है। ये जमीन है श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध की। इसी मिट्टी से रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे शूरवीर निकले और हाँ, इसी धरती ने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिए हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश के इस शानदार ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, है ना? और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और ऐतिहासिक वजूद का पूरा सार छिपा है। ये वो राज्य है जिसने हमेशा से देश की राजनीति की दिशा और दशा तय की है और इसका असर आज भी उतना ही गहरा है। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश की विरासत कितनी गहरी और कितनी विशाल है। एक तरफ अध्यात्म है तो दूसरी तरफ क्रांति, एक और राजनीति है तो दूसरी तरफ दुनिया को हैरान करने वाली वास्तुकला। सच कहें तो ये वो भूमि है जहां भारत की आत्मा बसती है और इसकी गंगा जमनी तहजीब, उसकी तो बात ही। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। प्राचीन काल में आज का उत्तर प्रदेश ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश कहलाता था। ये वो पवित्र धरती थी जहां भारद्वाज, वशिष्ठ और वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों ने तपस्या की। और तो और आर्यों के कई पवित्र ग्रंथ भी यहीं लिखे गए। और कमाल की बात यह है कि भारत के जो दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, उनकी जड़ें भी इसी जमीन से जुड़ी हैं। रामायण में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या यहीं है और महाभारत की पूरी कहानी वो भी हस्तिनापुर के इर्द गिर्द घूमती है, जो इसी क्षेत्र में था। मतलब भारत की सांस्कृतिक नींव इसी धरती पर रखी गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि ये क्षेत्र हजारों सालों तक सत्ता का केंद्र कैसे बना रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोचिए, भारत के 16 महान राज्यों यानी महाजनपदों में से 8 यहीं पर थे। ये इसकी अहमियत बताता है। फिर मौर्य सम्राट अशोक ने यहीं से अपने साम्राज्य की नींव रखी। कुषाणों के दौर में मथुरा कला का एक बड़ा सेंटर बन गया और गुप्त काल, उसे तो हिंदू संस्कृति का स्वर्णयुग ही कहा जाता है और उसकी राजधानी भी इसी क्षेत्र में थी। और ये कहानी सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बौद्ध धर्म के लिए भी ये एक बेहद पवित्र जगह है। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश यहीं सारनाथ में दिया था और अपना ज्यादातर सन्यासी जीवन भी इसी इलाके में गुजारा। तभी तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं। चलिए अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल की ओर। ये वो दौर था जब मुस्लिम शासकों के आने से इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लेकिन ये दौर टकराव का नहीं बल्कि एक नए सांस्कृतिक मिलन का था। एक ऐसा संगम जिसने उत्तर प्रदेश को एक बिल्कुल अनोखी पहचान दी। यहीं से जन्म हुआ गंगा जमुनी तहजीब का। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। एक ऐसी संस्कृति जहां दो अलग अलग धाराएं एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गईं कि पता ही नहीं चलता कौन सी गंगा है और कौन सी जमुना। कबीर के दोहे हों या अवधी में लिखी सूफी कविता, सब इसी संगम की देन है। कला, संगीत, साहित्य, यहाँ तक कि हमारी भाषा में भी ये मेलजोल साफ झलकता है। और इस मिलीजुली संस्कृति को एक नया मुकाम दिया मुगल बादशाह अकबर ने। उन्होंने आगरा के पास अपनी शानदार राजधानी बसाई, फतेहपुर सीकरी। ये शहर उनके उसी एकीकृत संस्कृति के सपने का प्रतीक था। आज भी ये शहर उस दौर की शान की गवाही देता है। और फिर आता है ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में जो ये इमारत बनवाई, वो सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मुगल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना है। इसने आगरा और पूरे उत्तर प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। मुगलों के पतन और अंग्रेजों के आने के साथ ही उत्तर प्रदेश के इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। अब ये क्षेत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध और विद्रोह का सबसे बड़ा गढ़ बनने वाला था। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई यानी 1857 की क्रांति। और जानते हैं इसकी चिंगारी कहाँ से भड़की थी? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से। ये विद्रोह करीब 1 साल तक चला और इसने पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया। और इस महासंग्राम के नायक और नायिकाएं भी इसी धरती से थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल और शहीद मंगल पांडे, इन सब ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को वो चुनौती दी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश इस क्रांति का धड़कता हुआ दिल बन गया। हालांकि इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया
और भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन लागू हो गया। कमाल देखिए, उत्तर प्रदेश में शुरू हुए एक विद्रोह ने पूरे भारत के शासन का तरीका ही बदल कर रख दिया। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। 20वीं सदी में उत्तर प्रदेश ने स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे रह के और फिर आज़ादी के बाद एक नए राष्ट्र की राजनीति को आकार देकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाना जारी रखा। समय के साथ साथ इस राज्य का नाम और नक्शा दोनों बदले। 1902 में अंग्रेजों ने इसे एक लंबा चौड़ा नाम दिया, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। फिर 1920 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ आ गई और आखिरकार 1950 में आज़ाद भारत में इसे अपनी असली पहचान मिली और इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। लेकिन सफर यही नहीं रुका। सन 2000 में इसके पहाड़ी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, जिसे आज हम सब उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के इतने बड़े राज्य को बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बात यह थी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को लगता था कि उनकी अलग संस्कृति, भाषा और जरूरतें मैदानी इलाकों की बड़ी राजनीति में कहीं खो रही हैं। प्रशासनिक अनदेखी, बेरोजगारी और विकास की कमी, इन सब वजहों से अलग राज्य की मांग तेज हुई और नतीजा हुआ उत्तराखंड का जन्म। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दबदबा कायम है और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसी राज्य ने देश को जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। ये जो लिस्ट है ना, ये अपने आप में इस राज्य की राजनीतिक ताकत की पूरी कहानी कह देती है। तो हजारों सालों के इतिहास, संस्कृति और राजनीति का केंद्र रहा ये प्रदेश आज भी भारत के लिए उतना ही अहम है। अब सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि भारत का ये हृदय स्थल यानी उत्तर प्रदेश देश के आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसे आकार देगा।